सत्ता संभालते ही थलापति विजय का मास्टर स्ट्रोक। मंदिरों के पैसे से मॉल नहीं, 46 प्रोजेक्ट रद्द। आईडीएमके के फैसले पर सीएम का बड़ा वार। कहते हैं सत्ता में आने के बाद नेताओं की असली परीक्षा उनके भाषणों से नहीं बल्कि उनके फैसलों से होती है। कुछ ऐसी ही कहानी इन दिनों तमिलनाडु की राजनीति में दिखाई देने लगा है, जिसके साथ ही कई सवालों भी जन्म दिया है। सवाल ये कि क्या मंदिरों की कमाई से मॉल और शादी हॉल बनाए जाने चाहिए? क्या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े पैसे का इस्तेमाल व्यावसायिक परियोजनाओं में होना चाहिए? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही एक नए नेता ने पिछली सरकार के करोड़ों रुपए के फैसलों पर एक झटके में ब्रेक लगा दिया? पूरी गणित को समझिए इस रिपोर्ट में। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में दशकों तक द्रविड़ दलों का दबदबा रहा, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। फिल्मों के पर्दे पर सुपरस्टार के रूप में राज करने वाले थलापति विजय अब सत्ता के गलियारों में सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। राजनीति में कदम रखते ही उनके अनुभव पर सवाल उठे। विरोधियों ने कहा कि फिल्मों का नायक राजनीति की मुश्किल शतरंज कैसे खेलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने जिस तेजी से फैसले लेने शुरू किए, उसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया। और इन्हीं फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा उस आदेश की हो रही है जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ये तो वही बात हो गई साहब की सत्ता का असली बाजीगर वही होता है जो समय की चाल को समझ लेता है। विजय सरकार ने पिछली सरकार के दौरान मंजूर किए गए 245 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत वाले 46 प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया। ये कोई साधारण परियोजनाएं नहीं थी। इनमें शादी हॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कई दूसरे व्यावसायिक निर्माण शामिल थे। इन परियोजनाओं को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग यानी HR&CE के तहत मंजूरी दी गई थी। लेकिन सत्ता संभालने के बाद विजय सरकार ने साफ संदेश दिया, मंदिरों की संपत्ति और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का इस्तेमाल व्यापारिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विकास के लिए होना चाहिए। सरकार का कहना है कि मंदिरों से जुड़े संसाधनों का पहला अधिकार श्रद्धालुओं और धार्मिक व्यवस्था पर है, न कि व्यावसायिक निर्माणों पर। इसी सोच के साथ इन सभी 46 परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। अब सरकार का दावा है कि बचाई गई ये राशि मंदिरों के विकास, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने और धार्मिक परिसरों को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। लेकिन इस फैसले ने एक नई राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है? क्या विजय खुद को आस्था और मंदिर प्रबंधन के मुद्दे पर एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं? इधर मंदिरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया तो उधर कानून व्यवस्था पर भी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है और प्रभावशाली लोग भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते। राज्य में नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को देखते हुए हर जिले में एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। वहीं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी सरकार के शुरुआती बड़े फैसलों में शामिल है। लेकिन विजय सरकार के फैसले सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 2 करोड़ 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए सरकारी बसों को फेज्ड मैनर से एयर कंडीशनड करने की योजना भी सामने आई। वहीं एक और फैसला जिसने लोगों का ध्यान खींचा वह था शराब की दुकानों को लेकर लिया गया निर्णय। धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में चल रही 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद सरकार की मंशा को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई। इसी बीच मुख्यमंत्री विजय की कार्यशैली भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बताया जाता है कि वे रोज समय पर सचिवालय पहुंचते हैं और घंटों तक प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लेते हैं। अधिकारियों से भी समय की पाबंदी और जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है। राजनीतिक बैठकों से ज्यादा उनका फोकस फाइलों के निपटारे और विभागीय समीक्षा पर दिखाई देता है। यही वजह है कि कई लोग उनकी कार्यशैली की तुलना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से भी करने लगे हैं। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2035 तक तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और AI जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर काम किया जा रहा है ताकि राज्य का विकास हो सके और युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान विजय ने मेकेदातु बांध परियोजना, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई और रक्षा क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दे उठाए।
इसके अलावा 620 अम्मा कैंटीनों के आधुनिकीकरण, सहकारी बैंकों के डेट रिलीफ प्रोग्राम, जल जीवन मिशन की रुकी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने और किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर जारी कर ट्रांसपेरेंसी का संदेश देने की भी कोशिश की है। फिलहाल विजय सरकार के शुरुआती फैसलों ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति पहले जैसी नहीं रहने वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या मंदिरों की कमाई का इस्तेमाल केवल मंदिरों और श्रद्धालुओं के लिए होना चाहिए या फिर विकास और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए भी इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है? और क्या विजय का यह फैसला तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।